हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश। आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द प्रेसिडेंट एंड इलेक्शंस। मतलब प्रेसिडेंट क्या है, उसकी इलेक्शंस कैसे होते हैं, प्रेसिडेंट की पावर क्या है, इसकी क्राइटेरिया क्या होती है इलेक्शन की, कि मतलब क्या 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 एलिजिबिलिटी होती है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। एंड इसको ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट जब इलेक्ट होता है तो उनको ओथ कौन दिलाता है, एंड उसके ऑफिस का टर्म कितना होता है, एंड इसका जो डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, जो इलेक्शन के डिस्प्यूट होती है वो कहाँ रिजॉल्व होते हैं, ये सब बातें हम पूरी अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ना प्रेसिडेंट के, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखो ना, एक डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्या मतलब है कि देखो, डायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जहाँ पे पीपल का सीधा पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जहाँ पे पीपल जो है वो किसी को चुनते हैं और वो जा करके उस इलेक्शन को पार्टिसिपेट करता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। मतलब पीपल डायरेक्टली नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन पीपल जो अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं वो जा करके उनको चुन रहे हैं। तो इसका रीज़न है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, बट कि एक इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस है। इसमें क्या होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो इनको इलेक्ट करते हैं। जो तो हम बात करते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे देखो ना, जो इलेक्शन में कौन से इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, पहले उनकी बात करते हैं। देखो, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट मीन्स राज्यसभा एंड लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, यहाँ पे नॉमिनेटेड की बात नहीं हो रही है, जो इलेक्टेड मेंबर होंगे सिर्फ वो पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ध्यान रखना यहाँ पे, नॉट ए काउंसिल, असेंबली। देर इज टू टाइप ऑफ बाई कैमरल में, हर असेंबली में बाई कैमरल, अगर जिस असेंबली में जिस स्टेट में बाई कैमरल असेंबली हो वहाँ पे वो लागू होता है। बट हाउस ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि आपकी स्टेट की होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं तीसरा जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो इलेक्टोरल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड पौंडीचेरी। मतलब अगर हम यूटी की बात करें कि जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है, उस यूनियन टेरिटरी में सारी यूनियन टेरिटरीज के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है। दिल्ली एंड पुडुचेरी के ही इलेक्टेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं, नॉट काउंसिल, बस असेंबली के जो होते हैं, ठीक है। और कौन लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसकी हम बात करते हैं। देखो, हु कैन नॉट पार्टिसिपेट, कौन नहीं पास कर रहा, नॉमिनेटेड, ठीक है। नॉमिनेटेड जो होते हैं, जो नॉमिनेटेड होते हैं, ध्यान रखना सब में नॉमिनेटेड है, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बोथ हाउस मीन्स मतलब पार्लियामेंट, मतलब कि राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। दोनों के पार्टिसिपेट, दोनों के जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। देखो, कुछ लोकसभा या राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जो आपके आर्ट के फील्ड के, साइंस के फील्ड के, या किसी मतलब कि एक, मतलब कि जो जिन्होंने कुछ अचीव करा हो, तो प्रेसिडेंट उनको उस पार्लियामेंट में या लोकसभा या राज्यसभा में नॉमिनेट करता है, ठीक है। उनका इलेक्शन नहीं होता है, उन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो वो लोग भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जो नॉमिनेटेड लोग होते हैं। सिर्फ इलेक्टेड लोग, ठीक है, जो इलेक्टेड लोग होते हैं सिर्फ वो पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ इलेक्टेड लोग, नॉमिनेटेड लोग नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। सेम उसी तरह नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसी तरह जैसे आपके पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, जो हमारा पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट को मिला के पूरा बनता है। तो जैसे यहाँ के जो मेंबर हैं, इसमें भी जो कुछ नॉमिनेटेड लोग होते हैं, उसी तरह जो हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, वहाँ पे भी कुछ नॉमिनेटेड लोग रखे जाते हैं बाय द गवर्नर, ठीक है। तो ये लोग जो होते हैं, ये लोग भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। ये लोग भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, नॉमिनेटेड की बात कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो ना, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरीज, ध्यान देना, असेंबली, ठीक है, इलेक्टेड, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज, बात समझना, ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो इलेक्टेड है। लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस, ठीक है, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उसी तरह नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और सेम उसी तरह मेंबर ऑफ बोथ हाउस, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, काउंसिल। अब देखो, यहाँ पे जो बात हुई थी वो असेंबली की हुई थी, ठीक है। ये असेंबली की बात है, ये असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली दो होता है। किसी किसी स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, जिसमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली तो इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं, ठीक है, इलेक्टेड भी हो या नॉमिनेटेड हो, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्टेड भी हो या नॉमिनेटेड हो, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है, ठीक है। एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पौंडीचेरी, अब देखो सेम चीज़ वही है,
जैसे यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी के पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसी तरह नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी के पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। बात समझना ध्यान से। काउंसिल का तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं, मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं उनके इलेक्टेड मेंबर हों या नॉमिनेटेड है वो तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते हैं इस इलेक्शन में। लेकिन जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है हर स्टेट की, उसके जो इलेक्टेड मेंबर है वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक, तो ये तो पूरा प्रोसेस है इलेक्शन में कि कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखो ये लोग जो होते हैं इनको ओपन इलेक्शन के थ्रू मतलब इलेक्ट किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट पीपल का, सीधे सीधे जो हमारे पीपल हैं उनका डायरेक्ट जो है पार्टिसिपेशन रहता है। वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से अपने अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है, तो वहाँ से जो एमपी चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, या अगर हम असेंबली की बात करें तो एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये चुने जाते हैं। तो ये जो चुने जाते हैं ये लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन को प्रेसिडेंट को चूज करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये आप ये कहते हैं ना कि ये कि बाय द मोड ऑफ पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये चूज किया था। एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है, नॉट अ डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो सबसे पहली बात कि जो भी बंदा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, उसकी एज 35 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम वहीं पर बात करें पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है, जैसे कि अब लोकसभा का इलेक्शन जो होता है उसमें 25 ईयर ऑफ एज मिनिमम होती है कि आपकी 25 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो वहीं पे 35 ईयर ऑफ एज आपकी होनी चाहिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन में खड़े होने के लिए। मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर ऑफ एज। दूसरा, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब कि किसी और कंट्री का सिटीजनशिप अगर उसके पास है तो वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, उसको इंडिया की सिटीजनशिप उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, फिर नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट के अंदर किसी भी ऑफिस को होल्ड न करता हो, लाइक या यूनियन गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या लोकल अथॉरिटी के अंदर। ठीक है, तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर ये आप रखते हो तो आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हो, इलेक्शन लड़ सकते हो। ठीक है, जैसे कि मतलब एक कैंडिडेट होता है जब वो यूपीएससी की तैयारी करता है, स्टेट पीसीएस की या यूपीएससी की तैयारी करता है, तो उसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, आपकी एज 21 मिनिमम होनी चाहिए, एंड आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आप ग्रेजुएशन किए होना चाहिए। सेम चीज़ ये यहाँ पे भी एक क्राइटेरिया होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इनके थ्रू, तो अगर इलेक्शन हो गया तो इलेक्शन होने के बाद जब प्रेसिडेंट को शपथ दिलाई जाती है कि हाँ आप इस ऑफिस पे आप ज्वाइन करने जा रहे हो, तो आपके कुछ अधिकार हैं, उसके लिए आप शपथ लेना पड़ेगा कि आप अपने अधिकारों का सही तरीके से पालन करोगे, भारत के प्रति आप एकदम ईमानदार रहोगे। तो जो ओथ दिलाता है, जो शपथ दिलाता है, वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या कहते हैं, ओथ शपथ दिलाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी कारणवश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ दिलाने के लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं, अगर वो एब्सेंट है या किसी कारणवश वो मतलब प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं किसी, या वो बीमार है या समथिंग कोई भी रीज़न हो सकता है, तब प्रेसिडेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पे जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, नोटेड पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट नॉट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पे आएगा प्रेसिडेंट को ओथ दिलाने के लिए। बात समझ में आ गया? प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब्सेंट है किसी कारणवश तो सीनियर मोस्ट जज जो होगा सुप्रीम कोर्ट का वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब कि इनके ऑफिस का टेन्योर कितने कितने दिन का होता है। देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जनरली तो 5 ईयर का होता है टेन्योर, 5 ईयर का, एक बार इलेक्ट हुए तो 5 साल के लिए रह सकते हैं, बट ये कोई लिमिट नहीं है। मान लीजिए किसी कोई इमरजेंसी के दौरान या कोई ऐसा प्रावधान आ जाता है जिससे इलेक्शंस में अगर डिले होता है तो जो प्रेसिडेंट उसमें 5 साल तक हैं वो उनका टेन्योर थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, थोड़ा उनका टेन्योर बढ़ जाता है जब तक नेक्स्ट सक्सेसर जो उनका है कोई दूसरा बंदा इलेक्शन लड़के जीत करके ना आ जाए, तब तक प्रेसिडेंट अपने पद पे प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी जब इनको जो समय से पहले भी रिमूव कर दिया जाता है, उसके 3-4 कारण हैं। देखो एक तो होता है कि प्रेसिडेंट का रिमूवल अपने से होता है, जो पार्लियामेंट से होता है, वो अभी हम डिटेल में बात करेंगे। एक होता है कि प्रेसिडेंट 5 साल पूरा होने से पहले उन्होंने रिज़ाइन दे दिया कि हमें अब इलेक्शंस नहीं हमें अब इस पोस्ट पे नहीं रहना है किसी कारण पर, वट एवर द रीज़न कि उनकी हेल्थ इशू है या वो नहीं चाहते हैं, तो अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं अपने ऑफिस से तो 5 साल से पहले वो रिज़ाइन कर देंगे, या तो फिर उनकी हेल्थ के कारण उनकी डेथ हो जाती है तो भी एक तरीके से उनका पोस्ट विकेट हो जाती है। ठीक है,
तो इस कारण में इस सब चीज़ों में जब प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेट हो जाती है, ठीक है, जब प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है समय से पहले, मतलब 5 साल पूरा होने से पहले अगर खाली हो जाती है, तो वहाँ पे सीधा जो अब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, वहाँ प्रेसिडेंट का कालभार संभालेंगे। लेकिन अगर डेथ होती है, प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं, ऐसा रिमूवल होता है प्रेसिडेंट का, तो इन सब केसेस में वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेजेंट नहीं है, तब वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। बात समझना, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन अगर अगर हम ये बात करें ना कि क्या, अगर मान लो जी आपका प्रेसिडेंट का 2 साल तक ही उन्होंने अपने पोस्ट पे रहे, इसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया या डेथ हो गई या रिमूवल हो गया, तो वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे आ गए, तो क्या बाकी बच्चे जो 5 साल का टेन्योर में जो 3 साल है, क्या वो 3 साल तक रहेंगे वाइस प्रेसिडेंट? नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ उतने पीरियड तक रहेंगे जितने पीरियड तक तुरंत इलेक्शन करा करके दूसरे प्रेसिडेंट नहीं चुने जा सकते, ठीक है। तो वो मैक्सिमम जो टेन्योर होता है वो 6 मंथ का, मतलब कि अगर एक प्रेसिडेंट रिजाइन करता है, तो उसके जगह पे जो दूसरा वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का पद संभालते हैं, वो 6 महीने तक ही काम करेंगे। उसके अंदर ही गवर्नमेंट को इलेक्शंस करा करके नया प्रेसिडेंट को चुनना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं है कि बाकी बच्चे 3 साल तक के लिए रहेंगे, नहीं, उनको 6 महीने के अंदर ही एक नया इलेक्शन करा करके उन्हें एक नया प्रेसिडेंट को चुनना होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया कि प्रेसिडेंट एक होता है रिजाइन कर दिया, एक होता है कि उनका रिमूवल हो, सॉरी रिजाइन कर दिया, डेथ हो गई या किसी कारणवश, एक होता है प्रेसिडेंट का ना समय के पहले अपने आप रिमूवल हो जाता है, ठीक है। अब रिमूवल होने के 2-3 कारण हैं। जैसे मैं बात करूं कि पहला है ना, किसी प्रेसिडेंट ने कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर दिया है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो जाता है, तो जो हमारी पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं, जैसे राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में से किसी हाउस के मेंबर, वो क्या करते हैं, इनके अगेंस्ट एक इम्पीचमेंट चार्ज लगा देते हैं, ठीक है। तो उसमें जो इम्पीचमेंट चार्ज लगता है ना, उसका ये क्राइटेरिया होता है कि उस हाउस के, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, मतलब चाहे लोकसभा हो, अगर मैं लिखूँ कहीं पे जगह तो ऐसे नहीं, फिर मैं इसे बोलता हूँ, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लोकसभा या राज्यसभा में से जो हाउस इम्पीचमेंट का चार्ज लगाता है, उस हाउस के 1/4 जो मेंबर होते हैं, अगर हम बात करें तो 1/4 मेंबर ऑफ दैट हाउस, जो हाउस इनके ऊपर चार्ज लगाता है, उसके जो मेंबर होते हैं उनका कंसेंट होना चाहिए, कि मतलब इतने लोग मिल करके इनके ऊपर चार्ज लगा रहे हैं कि हम प्रेसिडेंट को रिमूव करना चाहते हैं बिफोर हिज कंप्लीटेड द ऑफिस, मतलब उनका 5 साल पूरा होने से पहले ही उनको रिमूव करना चाहते हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट हैज़ वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो 1/4 ये जो लोग हैं, ये लोग मिल करके इनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट चार्ज लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग मिलकर चार्ज लगाएंगे तो प्रेसिडेंट का रिमूवल हो जाएगा, नहीं, उस पर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उस पार्लियामेंट के जो भी सदन, जो भी हो, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसके 2/3 मेंबर, मतलब अगर मैं बात करूँ 2/3 मेंबर, ठीक है, मेजोरिटी, ये मेजोरिटी होनी चाहिए। तो 1/4 ने इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चार्ज लगाया, इम्पीचमेंट चार्ज लगाया, तो उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, अगर वो सही पाया जाएगा, और 2/3 जो मेंबर हैं उस हाउस के, उन्होंने इनको ये सहमति दिया इसको कि हाँ, इनको रिमूव करना चाहिए, प्रेसिडेंट को रिमूव करना चाहिए, तब ये उस हाउस से रेजोल्यूशन पास होगा, इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन पास होगा, और और वो फिर नेक्स्ट हाउस में जाएगा। मतलब अगर पहले इम्पीचमेंट चार्ज स्टार्ट हुआ राज्यसभा से, और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से वो पास हो गया, तब वो लोकसभा के लिए जाएगा, और फिर लोकसभा में भी इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है। अगर ये सही पाया जाएगा, तो वहाँ पे भी अगर 2/3 मेंबर जो है पार्टिसिपेट करके अपनी सहमति देंगे, उस हाउस की जो स्ट्रेंथ है उसके 2/3 मेंबर, तो अगर अपनी सहमति देंगे, तब वहाँ से जब सहमति हो जाएगी, मतलब दोनों हाउसों से सहमति जरूरी है, जब दोनों हाउस से सहमति हो जाएगी, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिमूवल होगा। उसी को इम्पीचमेंट प्रोसेस होते हैं, इम्पीचमेंट चार्ज के थ्रू रिमूवल होता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि राज्यसभा ही लगाएगी या लोकसभा, इसमें क्या है, चाहे राज्यसभा इनिशिएट कर सकती है या लोकसभा इनिशिएट कर सकती है, बट ये दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी से ये कंसेंट पास होना चाहिए, ठीक है, तब प्रेसिडेंट का रिमूवल होगा, ठीक है। तो सेम चीज़ है, रिमूवल हो गया, तब भी वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट फॉर द पीरियड ऑफ मैक्सिमम 6 मंथ, और उसके बीच में इलेक्शन करा के नए प्रेसिडेंट को लाना होता है। ये नहीं कि पूरा 5 साल तक वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, नहीं, प्रेसिडेंट जिस दिन ऑफिस से रिमूव होंगे उसके 6 महीने के अंदर नया इलेक्शन कराना होगा, ठीक है। ये तो क्या इम्पीचमेंट का। अब देखो डिस्प्यूट, तो इस इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होता है कि रिमूवल में कोई प्रॉब्लम हुई या कोई भी डिस्प्यूट जो होता है, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में रिजॉल्व होता है, मतलब हाई कोर्ट में नहीं आता, सीधा सुप्रीम कोर्ट में आता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट सीधा सुप्रीम कोर्ट में इसको डील किया जाता है, और कहीं डील नहीं किया जाता है। दूसरा बात हम बात करते हैं ना मेंबर, अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना
किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, किसी भी हाउस का, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो स्टेट असेंबली हो, का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर वो मेंबर होता है तो जब उसका इलेक्शंस हो जाएगा और वो जैसे ही अपने ऑफिस को ज्वाइन करने जाएगा, उससे पहले उसे उस ऑफिस को रिज़ाइन करना पड़ेगा जिस ऑफिस का वो मेंबर है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं पावर की ना, देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ना डिफरेंट डिफरेंट पावर दी जा रही है, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर एंड लेजिस्लेटिव पावर, एंड इसके बाद उनको इमरजेंसी पावर दी जाती है, इसके बाद उनको मिलिट्री पावर जाती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कमांडर होता है मिलिट्री का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो डिफरेंट डिफरेंट उनके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स फंक्शन, ठीक है। देखो तो कौन कौन सी पावर मिलती है अगर हम बात करें ना, तो प्रेसिडेंट को मिलती है, एक तो पावर हो गई आपकी एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, एक प्रेसिडेंट को मिलती है एग्जीक्यूटिव पावर। अब एग्जीक्यूटिव पावर में क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नाम पे जो डिसीजन लिए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। तो ये होती है एग्जीक्यूटिव पावर। आपने देखा होगा जब आपका यूपीएससी वगैरह में सिलेक्शन होता है, यूपीएससी वगैरह के थ्रू सेलेक्ट होता है इंसान, तो जब उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फाइनल रिकमेंडेशन लेटर मिलता है कि हाँ आपका अपॉइंटमेंट है, तो वो एग्जीक्यूटिव जो होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलता है। वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब कि मोहर रहता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से वो लेटर इशू होता है। तो वही कह रहे हैं इसके पास ये एग्जीक्यूटिव पावर होता है। और दूसरी बात करें ना, एग्जीक्यूटिव पावर में ये क्या करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हो गया एंड इनके जो मिनिस्टर्स हो गए हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड इनके जो मिनिस्टर्स हो गए हैं, ठीक है, इन सब का अपॉइंटमेंट जो होता है, इनको ओथ दिलाना, ये सारे काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हो कि जो लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम पीपुल ना, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होता है आपका लोकसभा का, तो उनको जो ओथ दिलाने का काम होता है प्राइम मिनिस्टर को एंड मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एंड मिनिस्टर को, वो काम होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना तीसरा अपॉइंट भी करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है किसको किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है जैसे कि सीएजी, ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ये इनको अपॉइंट करता है। अब जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, इसको इसका अपॉइंटमेंट भी यही होता है, फाइनेंस कमीशन के जो हेड होते हैं, जो कमिटीज़ होती है। एंड आपका जो है कोई SC ST से रिलेटेड, कोई SC ST एंड ओबीसी से रिलेटेड जो हमारे कमीशंस बनते हैं, उनके मेंबर को अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, ठीक है। इसके बाद जैसे आपका यूपीएससी हो गया, यूपीएससी के चेयरमैन हो गए, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। एंड समय समय पर फाइनेंस कमीशन जो बनता है वो प्रेसिडेंट उनका अपॉइंटमेंट करता है। तो ये मेजर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ना, ये मतलब एक तरीके से कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव पावर है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करता है। सीएजी हो गया, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, आप कह सकते हो अटॉर्नी जनरल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मिनिस्टर्स एंड सीएजी, फाइनेंस कमीशन एंड अटॉर्नी जनरल, इन सब का अपॉइंटमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ, अटॉर्नी जनरल वगैरह का जो अपॉइंटमेंट होता है, ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट की तरफ से, ठीक है, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है और इनकी जो रेमुनेशन होता है, ये सैलरी वगैरह सारा कुछ डिसाइड करता है, अलाउंस वगैरह, कि एक अटॉर्नी जनरल को कितना कुछ देना है। उसी तरह जो फाइनेंस कमीशन होता है, उसको जो अपॉइंट करता है, तो उनके सारे मेंबर को ये डिसाइड करता है इनकी सैलरीज वगैरह कितनी होनी चाहिए। अब देखो बात करते हैं, ये तो एग्जीक्यूटिव पावर की। अब एग्जीक्यूटिव पावर के बाद इनकी पावर आती है लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, इनके पास लेजिस्लेटिव, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास लेजिस्लेटिव पावर होती है। तो लेजिस्लेटिव पावर का अगर तो आप देखोगे ना, तो लेजिस्लेटिव पावर में जैसे इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये रहता है कि ये दोनों हाउस, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, अगर हम बात करूँ बोथ हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों हाउस की अगर मैं बात करूँ, तो लोकसभा एंड राज्यसभा में, दोनों हाउस में का जब एक साथ समन होता है, ठीक है, जब मान लीजिए कि कोई बिल पास हुआ लोकसभा में है और वो राज्यसभा में पास नहीं हो पाया ड्यू टू एनी इश्यूज ना, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, दोनों हाउस का समन बुलाता है, ठीक है, और उसको जो प्रोसीड करता है वो हमारे लोकसभा के स्पीकर होते हैं, नॉट राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, तो उसको प्रोसीड करते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो इनके पास जो लेजिस्लेटिव पावर होता है, लेजिस्लेटिव पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, इसमें लोकसभा एंड राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको एक साथ समन करके बुलाना, किसी बिल पे बात करना, कि बात करो इस बिल को पे डिस्कशन करो कि वाई यू आर नॉट गिविंग कंसेंट टू, मतलब कि अप्रूवल नहीं दे रहे हो इस बिल को पास करने के लिए। जैसे मान लो लोकसभा ने किसी बिल को अप्रूव किया लेकिन राज्यसभा अप्रूव नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट मनी बिल, राज्यसभा के पावर नहीं होता है मनी बिल को अप्रूव करे या ना करे, बट अगर लोकसभा में पास हो गई तो वो पास ही मानी जाती है, ठीक है।
एक्सेप्ट इसको जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल में कोई मॉडिफिकेशन करना है या यानी कुछ और यूनियन टेरिटरीज वगैरह में कुछ करना है या किसी स्टेट की बाउंड्रीज वगैरह बनानी है, तो वहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों का कंसेंट होना जरूरी है, वहाँ का दोनों अप्रूवल होना जरूरी है। तो उस स्थिति में एक्सेप्ट मनी बिल, उस स्थिति में ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो लेजिस्लेटिव पावर है वो वहाँ पे क्या करता है, समन बुलाता है। समन बुलाना मतलब दोनों हाउसेस को एक साथ बुलाता है एंड लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको उसको प्रोसीड करने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है और फिर वहाँ डिस्कशन होता है। डिस्कशन होने के बाद फाइनल कंक्लूजन निकलता है कि उस बिल पे क्या करनी चाहिए। ये तो हो गई इनकी लेजिस्लेटिव पावर। अब देखो लेजिस्लेटिव पावर में ये होता है ना कि जैसे कि अगर कोई बिल पास हुई, ठीक है, सारी बिल में नहीं बट कुछ बिल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ना प्रायर जो है कंसेंट चाहिए बिफोर पुटिंग दैट बिल ऑन पार्लियामेंट। अगर किसी बिल को पार्लियामेंट में आपको ले जाना है तो उस बिल को पार्लियामेंट में मतलब कि रखने से पहले पार्लियामेंट में उसे मतलब कि पार्लियामेंट में उसे प्रेजेंट करने से पहले उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कंसेंट लेना पड़ता है, ठीक है, बिफोर प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। लेकिन ये सारे बिल पे लागू नहीं होता है, ठीक है, कुछ बिल पे ये लागू होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कंसेंट चाहिए, उसके बाद इसको आप पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो गया कि शुरू में करना होता है, दूसरा हो गया कि मान लो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उस बिल को सॉरी पार्लियामेंट ने भी इसको पास किया। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जब कोई बिल लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, तो वो थर्ड जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास उनकी सिग्नेचर के लिए, एकदम फाइनल अप्रूवल के लिए। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक लेजिस्लेटिव पावर ये है कि आप उस बिल को या तो आप उसको अप्रूव कर दो, अपना मतलब कंसेंट दे दो, ठीक है, या तो उस बिल को आप रिटर्न कर दो, ठीक है, फॉर फर्दर सजेशन कि इसमें ये मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, इसके बाद ही हम इसको अप्रूव करेंगे, ठीक है। या तो किसी बिल को अपने पास वो रख सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि ना अप्रूवल दूंगा ना रखूंगा, लेकिन मैक्सिमम 14 डेज। देखो अगर किसी बिल को मान लो कोई बिल है एक्सेप्ट मनी बिल, मनी बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये नहीं कह सकता, रिटर्न नहीं कर सकता कि नहीं इसको रिटर्न करो, इसमें ये मॉडिफिकेशन करो तब मैं इस पर अपना एसेंट दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सहमति दूंगा ऐसा नहीं है। वो क्या करता है, एक्सेप्ट मनी बिल, बाकी जो बिल है उनको वो रिटर्न कर सकता है, लेकिन जैसे फिर रिटर्न करेगा उधर से दोबारा अप्रूवल कुछ अब या तो मॉडिफाई करके या बिना मॉडिफिकेशन किए बिल को उसी तरह फिर से दोबारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अगर भेजा जाए उनके सहमति के लिए, तो याद रखना वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उस समय अपना सहमति देना जरूरी है। जरूरी है। जब सेकेंड टाइम बिल आती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, फर्स्ट टाइम वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड टाइम जब आती है तो उन्हें उसको उसमें सहमति देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन अगर हम यही बात करें ना स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, कि जब स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट असेंबली एंड काउंसिल में जब कोई बिल पास होकर के गवर्नर के पास आती है, सेम गवर्नर जो गवर्नर एक्ट करता है वहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट का जो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो गवर्नर का अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर के बिहाफ पे कुछ बिल जो लेजिस्लेचर से पास होती है उसे होल्ड कर लेता है वो प्रेसिडेंट की सहमति के लिए, ठीक है। तो वहाँ प्रेसिडेंट अपनी सहमति दे सकता है या प्रेसिडेंट उसको रिफ्यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें दोनों जगह चलती है। बट वहाँ पे ये है कि बट एक्सेप्शन ये है कि अगर जब लेजिस्लेचर असेंबली से जो बिल एक बार पास होकर के आई, गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए उसको रख लिया कि प्रेसिडेंट की इस पर सहमति लेंगे उसके बाद ही हम वापस करेंगे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सहमति नहीं दी, मान लो रिटर्न कर दिया, दोबारा लेजिस्लेचर जब बिल भेजेगा वापस, अब वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि उस पर सहमति देनी ही है। लेकिन वहीं पे अगर आप पार्लियामेंट के केस में देखोगे तो वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जब दोबारा बिल आती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसमें सहमति देनी ही पड़ जाती है, ठीक है। तो ये है इनकी लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। तो समन बुला करके उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। अब ये कहना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का लेजिस्लेटिव पावर ये है कि जैसे मान लो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा है, लोकसभा में अगर कोई जो स्पीकर, लोकसभा का जो स्पीकर है, लोकसभा के स्पीकर हो गए, स्पीकर लोकसभा के स्पीकर हो गए एंड डिप्टी स्पीकर हो गए, ठीक है, डिप्टी स्पीकर। तो अगर मान लो किसी कारणवश ये अब्सेंट हैं या कोई प्रॉब्लम की वजह से हैं, तो अब उस हाउस को कौन प्रोसीड करेगा, ठीक है, कौन लीड करेगा, तो इसके जगह पे इनके जगह पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर दी जाती है, उनकी ये लेजिस्लेटिव पावर है कि वो किसी को इनके बिहाफ पे उस मतलब कि उस हाउस से, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा, उस हाउस के किसी मेंबर को इनकी जगह पे रख करके उस हाउस की प्रोसीडिंग करा सकते हैं, ठीक है, इनकी जगह पे अगर ये प्रेजेंट नहीं है। सेम चीज़ लोकसभा के लिए एंड राज्यसभा के लिए भी सेम चीज़ लागू होगी। वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, स्पीकर, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उनके केस में भी ये कर सकते हैं। ये इनकी लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल पावर की।
तो फाइनेंशियल पावर में क्या होता है ना कि जैसे कि कोई इमरजेंसी आ गई, ठीक है, कोई इमरजेंसी आ गई, तो उस केस में जब दोनों हाउस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जब दोनों हाउस प्रेजेंट नहीं है, मतलब लोकसभा राज्यसभा, ऐसे केस में तो जो जो हमारा कंटीजेंसी फंड होता है, उस कंटीजेंसी फंड से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सहमति से वहाँ से इमरजेंसी तरीके से कुछ फंड लिए रहते हैं। जो हमारे कंटीजेंसी फंड होता है इंडिया का, जो होता है ना, जो कंटीजेंसी फंड होता है, जो इमरजेंसी के लिए रखा था, वहाँ पे आपातकालीन स्थिति में वहाँ से फंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सहमति से निकाला जा सकता है, ठीक है। ये इनकी जो है फाइनेंशियल पावर है, ये इनकी फाइनेंशियल पावर है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ये फाइनेंशियल पावर है, ये निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की और कौन सी पावर है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इमरजेंसी पावर है। जैसे पता है कि अगर किसी स्टेट में कोई इशू हो गया, तो वहाँ का गवर्नर जो है इनको रिकमेंड कर देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि यहाँ पे सिचुएशन सही नहीं है, तो वहाँ पे स्टेट असेंबली, प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी सब कुछ भी लगा करके वहाँ पे करता है। तो उस स्थिति में जो डायरेक्ट आर्डर होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से वहाँ पे पास होता है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर ये होती है ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर को ये अपॉइंट करते हैं, उनके थ्रू वो ये वहाँ पे मतलब मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, वहाँ पे अपनी पावर को लगा सकते हैं कि मतलब ये जो करना चाहें वहाँ पे अपने एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू वहाँ पे जो अपॉइंट करते हैं डिप्टी गवर्नर वगैरह, उनके थ्रू ये अपनी पावर को इस्तेमाल करके वहाँ पे पूरा मतलब कंट्रोल कर सकते हैं जो यूनियन टेरिटरीज वगैरह हो जाती हैं, एंड कंटीजेंसी फंड से आप लिखा सकते हैं। तो ये इनकी तो पावर हो गई। और हम बात करें मिलिट्री पावर की, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मिलिट्री पावर होती है, मिलिट्री पावर, ठीक है, मिलिट्री पावर, जो मिलिट्री पावर होती है उसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना सुप्रीम कमांडर होता है जो हमारे डिफेंस है, ठीक है, डिफेंस मतलब जैसे कि नेवी, ठीक है, नेवी हो गया, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, ठीक है, इसके ये सुप्रीम कमांडर होता है। अभी क्या करता है कि इनके जो चीफ होते हैं उनका अपॉइंटमेंट, इनके जो चीफ होते हैं एयरफोर्स, नेवी, इनके जो चीफ होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट जो है वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पे डायरेक्ट होता है। वो जिसको अपॉइंट करना चाहते हैं वो अपॉइंट करते हैं, क्योंकि ये तीनों डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो वो करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट मतलब कि अपना रिकमेंडेशन देते हैं। उनको और किसी से लेना देना है तो सीधा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना इशू प्रेजेंट करते हैं। और मैं अगर एक बात करूँ ना कि फाइनेंस के कमीशन में, जैसे कोई फाइनेंस कमीशन जब फाइनेंशियल होता है, कि जैसे कि आप देखे होंगे जीएसटी एक होता है, एसजीएसटी एक होता है, सीजीएसटी। तो जब ये जीएसटी वगैरह होता है उसमें एक आता है आईजीएसटी। तो जब ये फंड पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कट के जाता है, तो उसमें उस स्टेट को कितना पैसा देना है जिस स्टेट से वो जीएसटी कट के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गई है, तो उसका जो बंटवारा होता है उसके लिए हर 5 साल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, एवरी 5 ईयर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक फाइनेंस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो ये फाइनेंस कमीशन काम ये होता है कि ये पूरे फंड को पूरा जांच पड़ताल करेगी और ये डिसाइड करेगी कि उस स्टेट को कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से देना चाहिए, जो पैसा उस स्टेट का जीएसटी के रूप में कट के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया है, ठीक है। तो सेंट्रल स्टेट का जो जीएसटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फाइनेंस कमीशन ही करता है। इसका जो अपॉइंटमेंट है, रिकमेंडेशन, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी जब फाइनल रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं कि किस स्टेट को, मान लो किसी स्टेट को कहेंगे कि इनको जीएसटी का 38% देना चाहिए या 40% देना चाहिए, जितना कलेक्शन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसमें का। तो ये क्या होता है, ये अपना रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन होते हैं, चाहे वो फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन हो गए या अटॉर्नी जनरल का जो रिकमेंडेशन हो गया, इनके जो रिकमेंडेशन होते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है, पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ये फाइनेंस कमीशन और सीएजी वगैरह क्या करते हैं, सीधा अपना रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। तो ये अपना फाइनल कंक्लूजन करके उस पर रिपोर्ट तैयार करके प्रेसिडेंट को देते हैं। अब प्रेसिडेंट क्या करता है, इसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है। अब पार्लियामेंट में इसमें होता है डिस्कशन, पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा एंड लोकसभा, इसमें होता है डिस्कशन। एंड डिस्कशन के बाद इसमें जैसी बिल है उस बिल के अकॉर्डिंग 2/3 या 1/3 जैसा रिकमेंडेशन बिल है उस हिसाब से वहाँ पे पास होता है। एंड फिर वो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या कोई एक्ट बनता है या कोई लॉ बनता है, वट एवर द बिल, जिस टाइप का बिल है उस हिसाब से रिकमेंडेशन होता है। तो ये तो हो गई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एक है ना कि जैसे कि आपके जुडिशियल पावर होती है। जुडिशियल पावर मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जुडिशियल पावर, अगर हम बात करें जुडिशियल पावर, तो जुडिशियल पावर ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के जज को, ठीक है, हाई कोर्ट के जज को, ठीक है, इनको ये अपॉइंट करते हैं, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं इनका अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी 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 इशू में अगर इनको कोई मतलब इनसे सजेशन चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जज से सजेशन ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज इनको किसी भी मैटर में सजेशन दे सकता है, बट जो सजेशन देगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए बाइंडिंग नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको माने ही माने कि हाँ ये बाइंडिंग है, उनके लिए बाइंडिंग नहीं है। वो चाहे तो उसको जो उनके सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा जो सजेशन दिया गया है उसको वो मान सकते हैं, या वो चाहे तो उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं, वट एवर इज डिपेंड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इनकी जो है जुडिशियल पावर होती है। तो ये जुडिशियल पावर में, अब जुडिशियल पावर में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी, एक और होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, किसी को डेथ सेंटेंस हो ऐसा कुछ है, किसी को 10-20 साल की सज़ा सुनाई, तो अगर वो बंदा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अगर गुहार लगाता है तो उनके पास एक पावर होती है, पार्डन पावर, तो वो वहाँ से उसको माफ़ भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कैसे केस है और जैसे हिसाब से उनकी इच्छा होती है उस हिसाब से इनके पास एक सुप्रीम पावर है। अगर किसी को डेथ सेंटेंस भी हो जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो उसे माफ़ कर सकते हैं, उसकी सज़ा खत्म कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जुडिशियल पावर है। तो हमने बात करी एक्सिक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, ये सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर है। मिलिट्री पावर हो गया एंड इमरजेंसी हो गया, ठीक है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर हैं जो एकदम बेहतरीन तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पर डील करते हैं। सो आई होप इसको ये सब आपको समझ में आया होगा। सो अगर इफ़ यू लाइक दिस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।